Hello everyone, myself शुभांगी श्रीवास्तव. आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल. सो लास्ट वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था D++ से रिलेटेड कौन सी बुक ऐसी हो सकती हैं जिनमें कुछ सिलेबस ठीक नहीं है या फिर आंसर्स रॉन्ग है जो आपको नहीं परचेज़ करनी चाहिए. और फिर हमने डिस्कस किया था कि कौन से मीन्स आने वाले दिनों में जो भी है D++ का जैसे वैकेंसी आ चुकी है तो पैडागॉजी या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक होंगे उन्हें हम कवर करने की कोशिश करेंगे और साथ में कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए. सो इन सीक्वेंस में आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो एक लर्निंग डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर का टॉपिक है जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं आप. जो आपको जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम चाहे वो NVS हो, KVS हो, D++ या फिर स्टेट टेट आप कोई देने जा रहे हैं या फिर CTET का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इस टॉपिक से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं. 2 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं. और ये कोई बहुत बड़ी लॉन्ग थ्योरी नहीं है बट कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं जिन्हें हम समझ जाएंगे तो आसानी से अपने 2 मार्क्स या 4 मार्क्स हम गेन कर सकते हैं. सो देखते हैं कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं. बिफोर स्टार्टिंग कुछ डिसेबिलिटी के ऊपर अगर चर्चा करें तो डिसेबिलिटी हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे का IQ बहुत कम है इस वजह से उसे डिसेबिलिटी है या फिर एक बच्चा जो सामान्य है उसे डिसेबिलिटी हो सकती है. ऐसा कुछ नहीं है. डिसेबिलिटी है कुछ भी माइंड की प्रोसेस अलग अलग टाइप की होती हैं तो आज हम यही समझेंगे कि कितने टाइप की डिसेबिलिटीज़ होती हैं जो बच्चों को हो सकती हैं और कुछ क्या परमानेंट हैं या फिर कुछ मींस इनक्योरेबल हैं या फिर क्योरेबल भी हैं. ऐसा कुछ देखते हैं. सो फिर बाद में उनसे कुछ रिलेटेड कुछ 10-15 क्वेश्चंस लगाएंगे जिससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और साथ में आपका इस वीडियो को देखने के बाद लर्निंग डिसेबिलिटी से बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा. सो देखते हैं. सो दीज आर सम कॉमन डिसेबिलिटीज़ इन चिल्ड्रन. तो ये यार कुछ कॉमन डिसेबिलिटीज़ है जो बच्चों में देखी गई हैं ज़्यादातर. सो पहले अगर मैं बात करूँ तो डिसलेक्सिया है. डिसलेक्सिया इसकी अगर बात की जाए तो डिसलेक्सिया में जनरली होता ये है कि बच्चे को जो एक उसकी जो रीडिंग कैपेसिटी है रीडिंग में उसकी प्रॉब्लम होती है. रीडिंग कैपेसिटी उसकी उतनी अच्छी नहीं होती है. सो जैसे बच्चा रीडिंग में जो भी वो पढ़ेगा उसका माइंड की जो प्रोसेस एक होती है अंदर की क्या लिखा है. ऑब्वियसली हमारा माइंड ही सब कुछ डिपेंड करता है कि हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं. सो बच्चे की जो माइंड में कुछ वर्ड्स को देख करके जब वो देखता है तो उसे उसकी माइंड में उतनी जल्दी वो प्रोसेस नहीं हो पाती है. सो उसे डिफ़िकल्टी होती है थोड़ी सी. सो ये डिसलेक्सिया में आ जाएगा. अगर आपको शॉर्ट में इसको समझना हो तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं. मान लीजिए कोई वर्ड लिखा है LUX लक्स बट बच्चा उसे पढ़ रहा है लुक्स. वो यू का साउंड लेके उसे मीन्स प्रिटेंड कर रहा है कि हाँ नहीं यही है. सो इस वजह से उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है. सो ऐसे मीन्स नेचर हो सकता है NEATURU को कुछ और पढ़ रहा है नटूरे पढ़ रहा है. सो इस तरह की जो प्रॉब्लम आएगी तो वो आप डिसलेक्सिया में रखेंगे. सो ये कुछ एग्जांपल मैंने दिए जिससे आप अंडरस्टैंडिंग एक बना सकते हैं. और कोई भी वर्ड ऐसा हो सकता है जो उसको वो कुछ और पढ़ने की कोशिश कर रहा है उसे तो ये डिसलेक्सिया में आएगा. अगली बात करें तो ये है डिस्ग्राफिया. सेकंड नंबर पे डिस्ग्राफिया जैसे आपको स्पेलिंग में ही दिख रहा है GRAPH ग्राफ. ग्राफ जनरली हम पेन से बनाएंगे पेंसिल से बनाएंगे. सो ग्राफ से जब भी आप इस ग्राफ वर्ड को देख करके हम समझ सकते हैं कि ये जो डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर है इसमें आप बच्चे को लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी. और इसमें बच्चा क्या जैसे B को D लिख देगा या फिर वो 100 को वर्स लिख सकता है. तो जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं या वर्ड हैं वो उनका सीक्वेंस गड़बड़ कर सकता है. लिखने में प्रॉब्लम होगी. सो नेक्स्ट अगर बात करें तो डिसकैलकुलिया है. कैलकुलिया आप रिलेट कर सकते हो कैलकुलेशन वर्ड से जो कि मैथ्स में जनरली हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. सो इस डिसऑर्डर की अगर बात करें तो इस डिसऑर्डर में बच्चा माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन रिवर्स नंबर फॉरवर्ड नंबर बैकवर्ड नंबर सो इस तरह के नंबर्स में मैथ्स से रिलेटेड इवन जो भी प्रॉब्लम आएगी वो आप डिसकैलकुलिया से मीन्स डिसकैलकुलिया के अंदर आएगी. तो कैलकुलेशन वर्ड से आप समझ सकते हो कि ये मीन्स गणित से रिलेटेड प्रॉब्लम है मैथ्स से रिलेटेड. फोर्थ की बात करें तो ये है डिस्टोपिया. और डिस्टोपिया से पहले मैं बता दूं एक इसका अपोजिट होता है यूटोपिया. आपने सुना भी होगा ये वर्ड. जैसे हम स्लीपिंग करते हैं ऑब्वियसली सभी लोग सपने देखते हैं. सपने देखना सभी को अच्छा लगता है. सो यूटोपिया एक ऐसी वन वर्ड में हम इसको बोलते हैं. अगर इसको हम ब्रॉड मीनिंग में देखें तो एक ऐसा इमेजिनरी वर्ड जहाँ बिल्कुल सब कुछ बहुत अच्छा होता है. एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल एवरीथिंग इज़ लवली. और इसका अगर हम अपोजिट साइड देखें तो दिस इज़ डिस्टोपिया. इसमें क्या होता है इसमें डिस्टोपिया में आपको सब सारी चीज़ें जैसे यूटोपिया में बहुत अच्छी दिखती हैं वैसे डिस्टोपिया
डिस्टोपिया में क्या होता है, आपको बिल्कुल ख़राब चीज़ें दिखेंगी, एकदम उजड़ा सब कुछ लगेगा, सब कुछ एकदम बर्बाद सा लगेगा, कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ भी बहुत, एक भी चीज़ बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं लगेगा आपको। तो ये डिस्टोपिया की कह सकते हैं, बच्चा इसमें नाइटमेयर यानी कि जो रात में जब वो सोता है तो उसको बुरे सपने आते हैं, ऐसा कह सकते हैं। और फिफ्थ अगर हम आगे बढ़ें तो ये है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया को मैं आपको अगर थोड़ा सा ट्रिक से बताना चाहूँ तो इसमें वर्ड एक आ रहा है MOR, स्पेलिंग आप देख रहे हैं ना, मोरफिया। तो डिस्मोर्फिया में जनरली क्या होता है, एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है बच्चे के अंदर कि वो अपने को भी, इवन अगर वो मिरर में देख रहा है बच्चा तो उसका कौन सा अंग वो देख रहा है, नोज़ को, लेकिन वो इमेजिन कर रहा है ईयर। सो इस तरह की प्रॉब्लम उसे आती है। वो कोई भी दो ऑब्जेक्ट देख रहा है और उसको देखता कुछ है बट उसे इमेजिन कुछ और करता है। जैसे एग्जाम्पल दूसरा अगर ले तो मान लीजिए बच्चा जो है सामने उसके hen है यानी कि मुर्गी है, लेकिन वो उसे इमेजिन कर रहा है मोर। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। उसको देखने में वो कुछ और देख रहा है, लाइव कुछ और देख रहा है, बट वो अपने माइंड में उसकी इमेज कुछ और बना रहा है। तो ये मोर से आप रिलेट कर सकते हो, मुर्गा मोर ऐसे करके आप अंडरस्टैंडिंग एक बना सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये है अफेजिया। अफेजिया में पहले मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी, अगर किसी भी डिसऑर्डर में ए लग जाता है इट मीन्स वो परमानेंट है, और किसी भी डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर में अगर आपको डिस वर्ड मिलता है इट मीन्स वो क्योरेबल है, उसको ठीक किया जा सकता है। बट ए लग जाने का मतलब मीन्स वो पूरी तरह परमानेंट है, वो उसे ठीक नहीं किया जा सकता। तो अफेजिया का एक दूसरा भी अगर वर्जन देखें तो डिस्फेजिया भी होता है। तो डिस्फेजिया अगर किसी बच्चे को है, ये परसेंट पे डिपेंड करता है कि कितने परसेंट डिसेबिलिटी है उसकी। तो अगर डिस्फेजिया है तो वो क्योरेबल है ऑब्वियसली, और अफेजिया है तो वो क्योरेबल नहीं है। अब इसमें होता क्या है बच्चे को, जैसा आप वर्ड में यहाँ पे आप देख सकते हैं PHA, फर्स्ट वर्ड लिख के, मीन्स अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें तो फर्स्ट वर्ड लिख के आ रहा है, जिसमें बच्चे को बोलने में तकलीफ होती है, बोलने में बोलते बोलते उसको फंस जाता है, उसको कुछ कह सकते हैं कहीं कहीं ये स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है। सो अगर आगे बढ़ें तो ये है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में इस डिसऑर्डर में क्या देखने को मिलता है, इसमें देखने को हमें ये मिलता है कि बच्चा जो है वो उसकी जो मोटर स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ें, मीन्स वो उसकी गतिक कौशल कितनी है, वो रनिंग करने में कितना अच्छा है, या फिर वो एक कह सकते हैं कि तालमेल नहीं बैठा पाता है। सपोज दैट वो क्रिकेट खेल रहा है तो सामने से अगर कोई बॉलर बॉल फेंक रहा है और वो बैटिंग कर रहा है बच्चा, तो जब तक वो बॉल आएगी उसके सामने और वो बैट उठाएगा तो उसका माइंड उतनी जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाएगा कि आँखों का विज़न और साथ में ब्रेन की, हैंड की जो एक्टिविटी है वो आपस में वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगी और बॉल आगे निकल जाएगी। सो इस तरह की जो प्रॉब्लम है, या फिर वो फुटबॉल खेल रहा है या फिर बास्केटबॉल खेल रहा है तो एक हाथ का और आँखों का जो एक कॉम्बिनेशन होता है वो एक नहीं बैठा पाता इसमें बच्चा, तो इसमें डिस्प्रैक्सिया की प्रॉब्लम हो जाती है। और जनरली देखा गया है कि डिस्प्रैक्सिया जिनको भी डिसेबिलिटी है ऐसी, जिन बच्चों को, उन्हें लिखने में भी प्रॉब्लम होती है ऑब्वियसली, क्योंकि लिखने में आप हैंड यूज़ करते हो तो हैंड भी एक तरह से डिस्प्रैक्सिया में आ जाएगा, बिकॉज ये भी हमारे माइंड से रिलेटेड है, हम क्या सोच रहे हैं क्या लिख रहे हैं। सो डिस्प्रैक्सिया के बच्चों को जनरली देखा गया कि ये लिखने में भी इन्हें दिक्कत होती है, रीडिंग में भी दिक्कत होती है। और अगली बात करें तो ये है डिस्थेमिया। डिस्थेमिया में क्या होता है, डिस्थेमिया में बच्चा एक तनाव की स्थिति में आ जाता है, उसे कुछ ना कुछ कोई चिंता सताती रहती है माइंड में, उसके एक हल्का सा जो एक कह सकते हैं आप स्ट्रेस बना रहता है, माइल्ड सा स्ट्रेस होता है, जो कि बच्चे को लगता है या हमें पेरेंट्स को लगता है कि ये चला गया, बट वो नहीं जाता, वो धीरे धीरे वो बना रहता है। सो ये डिस्थेमिया एक तनाव की स्थिति है। तनाव आप समझने के लिए रिलेट कर सकते हो, थीमिया तनाव, टी साउंड क्रिएट कर रहा है ना, तो ये एक तनाव की स्थिति है। 9th में अगर बात करें ये है अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो ABHD है, बट अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें हमें ये तभी अच्छे से समझ में आएगा, जैसे नाम से ही पता चला अटेंशन, इसमें जो है डिफेक्ट मीन्स कमी, अटेंशन मीन्स इस डिसऑर्डर में क्या होता है, बच्चा अटेंशन नहीं देता है, बच्चा एक जगह से 1 से 2 मिनट से ज़्यादा कहीं बैठ ही नहीं पाता है, वो ध्यान नहीं लगा पाता है, बिल्कुल अटेंटिव है ही नहीं वो साथ में। और अगर कहीं पर भी हाइपर एक्टिविटी, जहाँ पर भी जिस भी जगह वो थोड़ा सा भी एक्टिव है तो एक्सेस एक्टिव है, वो हाइपर एक्टिव है, मीन्स वो हलचल कर रहा है। आप वो जहाँ भी 2 मिनट वो बैठा भी है तो कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है। जनरली छोटे क्लासेस में देखा गया है, नर्सरी KG में आप स्कूल में अगर देखें तो ये ज़्यादा देखने को मिलता है कि बच्चे जो है मैम पढ़ा रही हैं लेकिन बच्चे जो हैं आपस में इधर उधर हलचल कर रहे हैं। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर छोटे क्लास में देखने को मिलती है, बट अगर आगे भी है तो ये एक डिसऑर्डर का रूप ले लेता है।
सो इसमें हम कहेंगे कि बच्चा एक थोड़ा सा अटेंटिव, मतलब अटेंशन उसका कम होता है, बट एक्टिविटी अगर जो उसकी देखी जाए तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेस होती है, बहुत हाइपर एक्टिविटी होती है। और 10th की अगर बात करें तो ये ऑटिज्म है, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। बहुत देयर इज़ मैनी कन्फ्यूज़न, मीन्स ADHD और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है लोगों को। सो आज ये कन्फ्यूज़न भी दूर करेंगे हम। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में क्या होता है, इसमें बच्चा जो है, आपने वो एक मूवी देखी होगी माय नेम इज़ खान, जिसमें जो है शाहरुख खान को आपने देखा होगा। उस मूवी में जितने भी आपने देखे होंगे, तो उसमें जो है शाहरुख खान क्या करता है, वो एकदम उसके अंदर एक सोशलिज्म एक ख़त्म सा हो जाता है, वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, वो अकेले रहना पसंद करता है। सो ये ऑटिज्म में आप कह सकते हो कि एक मल्टीपल डिसेबिलिटी आ जाती है, जिसके अंदर बच्चे को लिखने की भी प्रॉब्लम हो सकती है, राइटिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसे स्टैमरिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो ऑटिज्म के अंदर एक कलेक्शन हो जाता है मल्टीपल डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर का, जिसके चलते क्या होता है, बच्चे के अंदर एक इतना ज़्यादा डिप्रेशन आ जाता है कि वो समाज में आना ही नहीं चाहता है, वो बिल्कुल अपने को आइसोलेट कर लेता है घर में, मुझे किसी से बात नहीं करनी, वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना चाहता, कम्युनिकेट नहीं करना चाहता। सो ये सारी प्रॉब्लम ऑटिज्म में स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आ जाती है। अगर हम डिफरेंस की बात करें अटेंशन ADHD और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में, तो डिफरेंस आपको मेजर डिफरेंस यही मिलेगा कि 9th में जो आप देख रहे हो मीन्स हाइपर एक्टिविटी वाले में क्या है, बच्चा जो है एक्टिव है, मीन्स वो लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, एक्टिव, भले वो हाइपर एक्टिव हो या फिर उसका अटेंशन कम हो, लेकिन वो समाज में इंटरेक्ट कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है लोगों से। बट 10th में ऑटिज्म जो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इसमें बच्चा खुद को आइसोलेट कर लेता है, बिल्कुल भी वो कम्युनिकेट या इंटरेक्शन नहीं करना चाहता बिल्कुल भी दूसरे से। सो ये थे कुछ कॉमन डिसेबिलिटीज़। आगे बढ़ेंगे और कुछ जानने की कोशिश करेंगे और कितने तरह की डिसेबिलिटीज़ यानी किस पर्पज़ से हो सकती हैं बच्चे के अंदर। सो ये यहाँ पे कुछ परसेंटेज दिया गया है लर्निंग डिसेबिलिटी का। जनरली जो देखा गया है, मैक्सिमम बच्चे जो हैं 80% बच्चे अगर हैं जो वो बिल्कुल विदाउट लर्निंग डिफ़िकल्टी और डिसेबिलिटी के हैं, यानी कि एकदम उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, एकदम नॉर्मल है। 15% बच्चे लेकिन वहीं देखे गए हैं जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, उन्हें कुछ कुछ प्रॉब्लम है। वी कैन नॉट सेड इट इज़ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी एक्चुअली नहीं है, बट डिफ़िकल्टी है। डिफ़िकल्टी को हम कह सकते हैं कि ये क्योरेबल है, अगर हम थोड़ा सा कुछ उस पर वर्कआउट करें, या फिर जो भी डिसेबिलिटी है, अगर वो डिसलेक्सिया से रिलेटेड है तो उस पर ज़्यादा रीडिंग पे अगर हम ध्यान दें, डिसग्राफिया से रिलेटेड अगर वो डिफ़िकल्टी है तो हम लिखने पे अगर ज़्यादा ध्यान दें बच्चे के, तो वो क्योरेबल है, उसे हम ठीक कर सकते हैं। और 5% बच्चे ऐसे देखे गए हैं जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी से हैं, मींस उनको प्रॉब्लम है। और ऑब्वियसली डिसेबिलिटी इज़ नॉट परमानेंट, इसे परमानेंट नहीं कह सकते क्योंकि ये वेरिएट करती रहती है, कभी ज़्यादा है कभी कम है। ज़्यादा कम भी डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कितना ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, कितना ज़्यादा आप उसे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये था कुछ परसेंटेज आइडिया। और आगे बढ़ेंगे, ये है कुछ सम इमोशंस रिलेटेड डिसऑर्डर भी हो सकते हैं बच्चे के अंदर। और इसमें कुछ हैं, जैसे एग्जांपल है ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को जनरली मैं बोलूँ, जैसे मैं हूँ या आप हो या कोई भी अपने आसपास हम देखते हैं अपने घरों में, या इवन अपने घर में भी मम्मी भी जो है हमारी कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो एकदम मीन्स बचपन से कह लें या फिर एडल्टहुड में आके कह लें वो बन जाती हैं, जिसके बिना हमें लगता है कि नहीं ये आदत है मेरी तो ये डेली अब मैं करूँगी। वो आदत आपकी सफाई से रिलेटेड हो सकती है, और डाइनिंग टेबल पे मीन्स किसी चीज़ को भी आप प्रॉपर स्पेस पे प्रॉपर प्लेस पे रखते हो, उनसे रिलेटेड मीन्स ये ऑब्सेसिव एक्टिविटी आपकी हो सकती है कि आप बिल्कुल जो भी आपकी आदत है वो बन गई तो बन गई। या फिर आप कहीं स्कूटर से आप जा रहे हो, स्कूटी यूज़ कर रहे हो, तो उसके कहीं भी चलाने से पहले आपको पोंछना ही है, और डेली आप 4 बार झाड़ू आपके घर में या मम्मा लगाती ही है। तो ऐसे करके कुछ आदतें हम हर इंसान के अंदर होती हैं जो वो नहीं बदलना चाहता। वो जो घर के बाहर भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी अगर वो निकलेगा, तो कहीं भी बाहर जाएगा तो वो वहाँ भी वो सोचेगा कि मेरी ये आदत यहाँ पे भी वो उसे वही करने की कोशिश करेगा। सो ये एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है कुछ लोगों के अंदर। और जैसा आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये लड़की जो है, ये आप देख सकते हैं, ये पेंसिल को एकदम प्रॉपर प्लेस पे, जितना 2 पेंसिल के बीच में गैप है उतना ही सारी पेंसिल के बीच में गैप करने की कोशिश कर रही है। सो ये एक एग्जांपल हो सकता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये है फोबिया। फोबिया हम सबको ही होता है, किसी को छिपकली से होता है तो किसी को कॉकरोच से होता है। और मुझे मेरी बात मैं करूँ तो मुझे चूहे से बहुत फोबिया है। चूहा मैं बिल्कुल डर से जाती हूँ उसे देखते ही।
और थर्ड अगर है डिप्रेशन से रिलेटेड है, और कुछ इमोशन से हैं। डिप्रेशन में तनाव की स्थिति बन जाती है बच्चे के अंदर, क्लास में कुछ हो गया। ये ज़्यादातर देखा गया है डिप्रेशन का जो ये डिसऑर्डर है, ये ऐसे बच्चों में ज़्यादा होता है जो इंट्रोवर्ट थोड़े से होते हैं, जो दूसरों से थोड़ा शाई नेचर के होते हैं, हेजिटेट फील करते हैं। तो जनरली क्या होता है, वो अपने फ्रेंड से या किसी से भी कुछ फाइटिंग हुई तो वो आपस में ही अंदर अंदर उनके चलता रहता है, बिकॉज वो हेजिटेट कर रहे हैं तो वो किसी से बोल नहीं पा रहे हैं। तो अंदर 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 ये सारा एक टाइम ऐसा आता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये जो है डिप्रेशन का भी हो सकता है। साथ में ये है सोशल विड्रॉल। इसमें बच्चा जैसा मीन्स अभी हमने पहले डिस्कस किया, तो ये ऑटिज्म में तो वैसा ही स्थिति यहाँ हो जाती है कि बच्चा जो है वो सोशल विड्रॉल यानी कि समाज से अपने को बिल्कुल खींच लेता है, अपने को अलग कर लेता है। वो बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करना चाहता, कम्युनिकेट नहीं करना चाहता, और सिर्फ अकेले अंदर 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 वो रहना चाहता है बस। तो ये थे कुछ इमोशन रिलेटेड डिसऑर्डर जो कि बच्चों में मिल सकते हैं। और अब हम बात करेंगे कुछ एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी बच्चों में देखने को मिलता है। उनमें आ सकता है जैसे हाइपर एक्टिविटी होना, जैसे हमने ABHD में अभी पढ़ा कि बच्चा कुछ ज़्यादा ही एक्सेस एक्टिव है, मीन्स बहुत ज़्यादा हलचल कर रहा है, एक जगह पे टिक कर नहीं बैठ रहा है। ये कह सकते हैं कि वो बराबर कहीं भी, मतलब आप कह सकते हो आधे मिनट से ज़्यादा बिल्कुल कहीं नहीं बैठ रहा है, इधर बैठा उधर बैठा, ऐसे बैठा वैसे बैठा, लेकिन वो एक जगह पे टिक करके नहीं बैठा। तो ये भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि उसके अंदर कुछ ऐसा चल रहा है माइंड में कि नहीं, उसका मन वो मेंटली मीन्स कहीं और है बट फिजिकली यहाँ पे है। तो ऐसी कंडीशन में वो हाइपर एक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट है एग्रेसिव होना। एग्रेसिव भी एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर आप कह सकते हो बच्चे में, और डेफिनेटली इसे पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई बच्चा एग्रेसिव हो रहा है इट मीन्स उसको कुछ ना कुछ चिंता सता रही है अंदर अंदर, तभी उसके फेस पे आपको गुस्सा मिलेगा, एक एंग्री होने का भाव मिलेगा। तो ये एग्रेसिव होने का भी एक साइन हो सकता है कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर है उसे। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये है न्यूरोसिस एंग्जाइटी डिसऑर्डर। बच्चे को अगर कुछ चिंता, कुछ स्ट्रेस, हल्का सा माइल्ड स्ट्रेस अगर उसके माइंड में बना हुआ है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, समटाइम्स बच्चे अगर सो रहे हैं तो वो मीन्स पी कर देते हैं, बिस्तर गीला कर देते हैं। तो ये बेड वेटिंग से रिलेटेड है, और सोते सोते और उन्हें पता भी नहीं चलता है। नेक्स्ट अगर बात करें सोशल विड्रॉल भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर का एक पार्ट हो सकता है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया। सोशल डिसऑर्डर में भी बच्चे जो है अपने आप को सोशल, जैसा अभी हमने बताया कि जो है वो समाज में मतलब अपने को कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, इंटरेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहते, और अपने को एकदम अलग रख लेना चाहते हैं। नेक्स्ट है स्टैमरिंग। हकलाने से रिलेटेड है ये। हकलाने कभी स्टैमरिंग एक्चुअली हम ह्यूमन बींग्स, हम कोई भी इंसान हो, हम ह्यूमन बींग्स हो, इट इज़ मीन्स नेचुरल। ये एक ऐसी नेचुरल प्रक्रिया है कि अगर हम बहुत ज़्यादा हमारे अंदर चिंता मीन्स माइंड में अगर हमारे चल रही है, या फिर हम कुछ और सोच रहे हैं और हमें बोलना कुछ है, नर्वस हम फील कर रहे हैं, तो इवन एक नॉर्मल पर्सन भी होगा वो भी हकला देगा, वो भी समटाइम्स वर्ड्स को रिपीट कर देगा। तो ये स्टैमरिंग की एक प्रॉब्लम होती है। 6 अगर बात करें तो ये है ऑडिटरी प्रोसेसिंग ऑर्डर। इसमें बच्चे को जो भी सुन रहा है, वो जो भी बच्चा सुन रहा है, मान लीजिए क्लास में टीचर पढ़ा रही है और वो कुछ बोल रही है, वो कुछ डिक्टेट कर रही है, मान लीजिए उसने डिक्टेशन बोला टीचर ने, वो बच्चा जो है उसको उसने सुन तो लिया बट उसके माइंड ने उतनी तेज़ी से प्रोसेस नहीं किया। अब ये इस कंडीशन में क्या होता है, वो जब तक मैम टीचर जो है वो दूसरा वर्ड बोलेगी या तीसरा वर्ड बोलेगी, तब तक वो बच्चा पहला वर्ड भी नहीं समझ पाएगा कि मुझे क्या लिखना है। उसके सुनने में और माइंड के प्रोसेस में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता, जिसके चलते ये वाला डिसऑर्डर हो जाता है। नेक्स्ट है विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। जैसे ऑडिटरी में सुनने से रिलेटेड था, विजुअल में ऑब्वियसली देखने से रिलेटेड होगा। मान लीजिए टीचर ने बोर्ड पर कुछ लिखा, और जब तक वो बच्चा देखेगा, उसे समझेगा, माइंड में प्रोसेस करेगा, तब तक बहुत देर हो जाती है। तो ऐसे में उसकी जो एक लिखने की प्रॉब्लम होती है, वो भी एक इसकी स्पीड राइटिंग जो हम कहेंगे वो भी स्लो हो जाती है। तो विजुअल में देखने से रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाते हैं, ऑडिटरी में सुनने से रिलेटेड हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एंग्जाइटी से रिलेटेड, तो एंग्जाइटी में आपका फटीग आ जाता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा मीन्स थकान महसूस होती है, चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है, वो बेचैनी होने लगती है, इवन वो स्लीपिंग में भी उसको प्रॉब्लम होती है, सो नहीं पाता बच्चा किसी चिंता के चलते। तो ये सारे कुछ डिसऑर्डर हैं जो कि एंग्जाइटी से रिलेटेड हैं। और अब हम कुछ बात करेंगे फैक्ट्स और मिथ्स जो कि डिसलेक्सिया के बारे में ज़्यादा हैं, उन्हें समझना ज़रूरी है। तो देख लेते हैं। फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो डिसलेक्सिया, जो कि हमने सबसे बिगिनिंग में पढ़ा था, एक पढ़ने से संबंधित डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे को रीडिंग करने में दिक्कत होती है। तो इसमें फैक्ट और मिथ हैं कुछ। फैक्ट की अगर देखा जाए तो लाइफ लॉन्ग कंडीशन है ये, बट कैन बी इम्प्रूव।
ऑब्वियसली आप, ऐसा नहीं है कि डिसलेक्सिया आपने एक मेडिसिन ले ली और अगले दिन आपका ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन ऑब्वियसली है, तो ये लाइफ लॉन्ग है, लेकिन इट कैन बी इम्प्रूव, मीन्स इसको आप सुधारा जा सकता है अगर आप इस पर वर्कआउट करो, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग लगाने की कोशिश करो, उससे करवाने की कोशिश करेंगे आप, तो डेफिनेटली ये इम्प्रूव हो जाएगा। सेकेंड है, इट्स वेरी कॉमन, ऐसा नहीं है कि डिसलेक्सिया बहुत रेयर है या फिर 100 में 1 को मिलती है, ऐसा नहीं है। इट्स वेरी कॉमन और एंड हेरिडेटरी टू। अगर मम्मी या पापा में से, पेरेंट्स में, मदर या फादर में से अगर किसी एक को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है तो 50% चांस है कि बच्चे में भी होगी। एंड इफ़ पेरेंट्स एंड मदर, बोथ पेरेंट्स आर मीन्स डिसलेक्सिया अगर उन्हें है, दोनों ही पेरेंट्स को है, तो डेफिनेटली 100% बच्चे में भी ये होगी। तो कह सकते हैं कि ये डिपेंड करता है कि कितना, मतलब 50% अगर मम्मा में है या पापा में है तो दोनों में से, दोनों का है तो 100%, और अगर किसी एक को है तो ऑब्वियसली 50% बच्चे में होगा। बट इट्स नॉट अ डिसीज़, लेकिन आप इसे एक डिसीज़ की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये ट्रबल विद सीक्वेंस, स्पेलिंग्स, बैकवर्ड लेटर्स एंड वर्ड्स। इसमें डिसलेक्सिया में जनरली बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, तो वो स्पेलिंग ठीक से नहीं पढ़ पाता, और जब जो भी ऑब्वियसली जो बच्चा रीडिंग ढंग से नहीं कर पाएगा, सही से रीड नहीं कर पाएगा, तो वो उसको राइटिंग में भी इफ़ेक्ट करेगा, वो राइटिंग भी ठीक से नहीं कर पाएगा। और मिथ्स अगर बात करें तो ये एक इनक्योरेबल है और परमानेंट है, तो ये सारी चीज़ें मिथ हैं कि ये नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं है। और विजुअल प्रॉब्लम है, समटाइम्स लोगों को लगता है कि अगर बच्चा गलत लिख रहा है, बी को डी लिख रहा है, सा को वॉज लिख रहा है, तो इट मीन्स अब उसके देखने में प्रॉब्लम है, बट दिस इज़ अ मिथ, इट्स नॉट अ फैक्ट। विजुअल प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं कह सकते आप इसे, क्योंकि ये एक माइंड की प्रोसेस है, तो ये इसको आप विजुअल से कनेक्ट, बिल्कुल आइज से कनेक्ट हम नहीं कर सकते। और नाइदर इट इज़ अ लेजीनेस प्रॉब्लम, लेजीनेस प्रॉब्लम भी हम इसे नहीं कहेंगे कि बच्चा शैतानी कर रहा है या आलस के चलते जो है लिखने की कोशिश नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये एक माइंड की इंटरनल प्रॉब्लम है, सो इसलिए आप इसे लेजीनेस प्रॉब्लम भी नहीं कह सकते। आगे बढ़ेंगे, कुछ चार्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये डिसलेक्सिया एक बार में अगर हम देखने की कोशिश करें तो डिसलेक्सिया में जैसे रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम नोट टेकिंग, यानी टीचर्स जो बोल रहे हैं वो बच्चे को जब तक सुनेगा, समझेगा, तब लिखेगा, तो ये इसमें काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम एक आ जाती है। सीक्वेंसेस की प्रॉब्लम आ जाती है, अल्फ़ाबेट, डेट्स, टाइम टेबल, या फिर बच्चे को डायरेक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है, लेफ़्ट राइट, ये सारी चीज़ें। और टेलिंग द टाइम, अगर उससे आप टाइम पूछ लोगे डिसलेक्सिया के से पीड़ित बच्चे को, तो उसको टाइम को जब तक वो देखेगा, जब तक वो उसे समझेगा, तो ये सारी चीज़ें उसको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती हैं थोड़ी सी। और थोड़ा सा साउंड की भी कन्फ्यूज़न हो जाती है, इस तरह के बच्चों को सुनने में भी थोड़ा सा देखा गया है कि दिक्कत होती है। और ऑब्वियसली रीडिंग से रिलेटेड है, तो राइटिंग में भी इन्हें प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। और किसी बोर्ड में से अगर वो कुछ देख रहे हैं और उन्हें अपनी कॉपी में कॉपी करना है, तो इवन उसमें भी इन्हें कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं कि नहीं बैठा पाते हैं। और आगे बढ़ें तो ये डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया जैसे ग्राफ से रिलेटेड है, तो ग्राफ में जो है लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है बच्चे को, हैंड राइटिंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। और अगर बच्चे को देखा जाए तो वर्ड्स जो होते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स, उसमें लिखने में दिक्कत होती है। अल्फ़ाबेट का की जो एक जो करेक्ट स्ट्रक्चर है वो उल्टा करने में, मीन्स वो उल्टा कर देते हैं, तो इसलिए लिखने में इन्हें दिक्कत आ जाती है। और पेंसिल की ग्रिप इनकी उतनी अच्छी नहीं होती, कह सकते हैं। लिखने में जब दिक्कत है तो वो अगर बच्चा पेंसिल पकड़ेगा फिर उसको सही करेगा, फिर तो ये एक मीन्स उनकी जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो हो जाती है, ये कह सकते हैं। और नेक्स्ट है डिस्कैलकुलिया, ये तो मैथ से रिलेटेड है। इसमें बच्चा रिवर्स नंबर्स को भी नहीं समझ पाता, मीन्स एक जो ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन जिसे हम कह सकते हैं कि 2 + 3 = 5 एंड ऑल्सो 3 + 2 इज इक्वल टू 5। तो ये चीज़ों, इन दोनों ही चीज़ों में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि 2 + 3 किया तो भी 5 आया, 5 और 3 + 2 किया तब भी 5 आया। तो ये सारी चीज़ें इसमें कन्फ्यूज़न कर देती हैं बच्चे को। और साथ में उन्हें अगर आप जो है मैथ से रिलेटेड भी कोई चीज़, कुछ कैलकुलेशन, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न हो, इन सब में उन्हें डिफ़िकल्टी आती है साथ में। और कह सकते हैं फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू कहाँ है, किसका क्या है, ये सारी चीज़ें उन्हें दिक्कत करती हैं। आगे बढ़ें तो ये है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया जनरली मोटर स्किल्स होती हैं, और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ
स्किल्स मीन्स ग्रॉस मोटर फाइन स्किल हो सकती है, और मीन्स फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल जो मतलब जिनको आप हाथ से कर लो, यानी कि जो छोटी छोटी होती हैं, जैसे पेंसिल से लिखना, या फिर शूज़ की जो लेस हैं उन्हें बांधना, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं फाइन मोटर स्किल में। और ग्रॉस मोटर स्किल थोड़ी सी बड़ी होती हैं, जैसे कोई रनिंग कर रहा है, आप गेम्स खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, तो जिसमें आपकी पूरी बॉडी मूव करेगी, वो आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स आ जाएंगी। और जो भी जिसमें आपका सिर्फ हैंड चल रहा, बच्चे का यूनिफॉर्म पहनना, बच्चे का कॉम करना अपने से, या फिर कोई भी चीज़ उठाना, तो ये सारी चीज़ें आप हाथ से जो बच्चा कर रहा है वो एक फाइन मोटर स्किल में आ जाएगा, जो कि छोटी एक्टिविटी है। लेकिन डिस्प्रैक्सिया में क्या देखा गया है कि जितनी भी ग्रॉस मोटर स्किल हो, चाहे वो फाइन मोटर स्किल हो, ये दोनों ही बच्चे में पाई जा सकती हैं। और जिसके चलते जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डिस्ग्राफिया एंड डिसलेक्सिया दोनों भी, डिस्ग्राफिया जो है, जो लिखने से रिलेटेड डिसऑर्डर है, वो भी डिस्प्रैक्सिया के अंदर आ जाता है। और आपके ये CTET, HTET, ये जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, इनमें आपको कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन ज़रूर दे दिया जाता है कि सपोज दैट क्वेश्चन लिख दिया उन्होंने कि जो है लिखने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, आप उसे क्या कहोगे। तो ऑप्शन में आपको जनरली कभी कभी ऐसा होता है कंफ्यूज करने के लिए जो है आपको डिस्ग्राफिया देते ही नहीं है। उस कंडीशन में आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्प्रैक्सिया। तो आप जब डिस्ग्राफिया ऑप्शन में नहीं है तो आप ऑब्वियसली डिस्प्रैक्सिया लगाएंगे, बिकॉज डिस्प्रैक्सिया के अंदर ही डिस्ग्राफिया आ जाता है। सो ये कंफ्यूज करने के लिए तो थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब उसकी पूरी मोटर स्किल्स ही गड़बड़ हैं तो ऑब्वियसली उसको राइटिंग में दिक्कत आएगी ही। तो डिस्ग्राफिया को हम कह सकते हैं कि ये डिस्प्रैक्सिया का एक पार्ट है। आगे बढ़ेंगे। तब ये तो थे कुछ डिसऑर्डर। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं और जो भी क्वेरी है हमें पता चल जाएगी कि कितना हमने सीखा। सो इट्स ऑल्सो वेरी मीन्स असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। सो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा जल्दी से देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है ये, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। अभी हमने डिस्कस किया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आप उससे थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए। लक्स को बच्चा पढ़ रहा है लुक्स, तो पढ़ने से रिलेटेड है डिसलेक्सिया। तो इस बिहेवियर नहीं होगा। मेंटल डिसऑर्डर बिल्कुल नहीं है। मैथमेटिकल में आपका डिस्कैलकुलिया आ जाता है, तो ये भी नहीं होगा। इट मीन्स ये कौन सा सही है ऑप्शन है, रीडिंग डिसऑर्डर। डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है, रीडिंग डिसऑर्डर से। तो दिस इज द फर्स्ट आंसर विच इज़ करेक्ट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, डैश इज़ नॉट कंसिडर्ड अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। इनमें से क्या मीन्स उपहार दिए जाने वाले संकेत नहीं माना जा सकता है। पहला है नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिव आइडियाज़, फाइटिंग विद अदर्स, यानी अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, रचनात्मक विचार, या फिर दूसरों से लड़ना। सो कह सकते हैं कि उपहार गिफ्टेड बच्चे, मीन्स जो बीइंग गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं उनमें एक कह सकते हो आप प्रतिभाशाली बच्चे हो गए, तो उनमें जो है एक आप कह सकते हो 140 के अबव उनमें जो है IQ पाया जाता है। और वो काफ़ी उनके अंदर काफ़ी क्रिएटिविटी होती है उनकी, जो एक कह सकते हो आपकी वो एक अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को मल्टीपल तरीके से सोचने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो ऐसे बच्चों को अगर आप कहोगे तो इसमें से यहाँ आप एक जब भी आप एग्ज़ाम दो तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान दिया करिए कि अगर क्वेश्चन में नॉट लिखा है तो ज़रूर डेफिनेटली आप उसे अंडरलाइन कर लें, क्योंकि नॉट वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो हमें एक्चुअली कन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो नॉट जहाँ दिया है उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी जैसे नॉट दिया गया कि इन चारों ऑप्शन में कौन से ऐसा ऑप्शन है जो कि आप बीइंग गिफ्टेड बच्चे का एक साइन नहीं हो सकता है। तो अब जैसा मैंने बताया बीइंग गिफ्टेड बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, तो उन्हें सब कुछ क्रिएटिविटी करना, मल्टीपल तरीके से हर चीज़ को सोचना, तो ये सारी चीज़ें अच्छी एक पॉजिटिव चीज़ें उनमें काफ़ी होती हैं। उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इसमें चौथा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल ठीक होगा कि दूसरों से लड़ना मीन्स फाइटिंग करना दूसरों से, ये उनके एक नेचर में नहीं होता है। सो द आंसर विल बी फोर्थ वन, दूसरों से लड़ना। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, दृश्य की कमी के साथ वी ग्रेड का एक छात्र, वी ग्रेड मीन्स विजुअल से रिलेटेड है, दृश्य की कमी है, यानी कि उसको विजुअल प्रॉब्लम है और 5th क्लास का बच्चा है, तो उसमें कमी के साथ एक छात्र होना चाहिए। वो कैसा छात्र होना चाहिए, उसमें मीन्स उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है वो किस तरह का होना चाहिए। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइडेड सपोर्ट थ्रू ऑडियो CDs, गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट इन द क्लासरूम, और एक्सक्यूज टू डू अ लोअर लेवल ऑफ वर्क, और हेल्प विद हिज और हर रूटीन वर्क,
बाई पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। उसे कुछ ऐसा हमें प्रोवाइड करना चाहिए कि जो ऑडियो फॉर्म में हो, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा है, या फिर गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट, या फिर उसको क्लासरूम के अंदर ही अलग बैठा दें और उसे एक अच्छा ट्रीटमेंट दें, या फिर थर्ड ऑप्शन है कि उसको एक छोटा मोटा उसके हिसाब से कुछ काम दे दें हल्का फुल्का, या फिर उसकी पेरेंट्स हो गए या फ्रेंड्स हो गए, उनसे हम रूटीन का डेली का मीन्स हम उनसे हेल्प लें। सो ऐसी कंडीशन में ऑब्वियसली पहला ऑप्शन इज़ गुड, क्योंकि अगर आप बच्चा अगर विजुअल में उसको प्रॉब्लम हो रही, तो हम दूसरे साधन जो हैं, सोर्सेज जो दूसरे ऑडियो विजुअल चीज़ें हमारे पास होती हैं, तो हम स्कूल में सीडी का यूज़ करेंगे, जिससे एटलीस्ट वो बच्चा सुन पाए। क्योंकि अगर एक चीज़, एक सेंस अगर ख़राब है तो ऑब्वियसली बाकी सेंस, देयर आर 5 सेंसेस, तो डेफिनेटली उस बच्चे के बाकी सेंसेस काम कर रहे हैं, बाकी सेंसेस अच्छे हैं, तो हम जिस सेंस का है जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है हम उसे यूज़ करेंगे। तो विजुअल में अगर प्रॉब्लम है तो हम ऑडियो को यूज़ करेंगे, ताकि वो बच्चा आसानी से एटलीस्ट सुन के काम कर सके। आगे बढ़ेंगे। सो आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अ चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉ एंड वॉज, न्यूक्लियर एंड अनक्लियर, ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम। एक बच्चा ऐसा है जो कि मतलब SAW सॉ को जो है वॉज, और जो है न्यूक्लियर को अनक्लियर, या फिर ऐसा पढ़ता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो किस चीज़ से मीन्स कौन सा डिसऑर्डर में आप उसे रखोगे। सो बच्चा जो है वो सॉ को वॉज, ठीक है, पढ़ रहा है, तो यहाँ पे है पहला है डिस्मोर्फिया, जिसमें भ्रम की स्थिति हो जाती है, बच्चा चीज़ों को देखता कुछ है और इमेजिन कुछ करता है। डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया में बच्चा लक्स है, मान लीजिए मैंने एग्जांपल आपको बताया था, लक्स है तो उसे लुक्स पढ़ रहा है, तो पढ़ने में दिक्कत हो गई। वर्ड जम्बलिंग डिसऑर्डर है, या फिर डिस्टोपिया, जिसमें एकदम इमेजिनरी वर्ड के जस्ट अपोजिट एकदम सब कुछ बेकार सा दिखता है। ऐसी इनमें से क्या ऑप्शन हो सकता है। सो ये इट कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ, आप कह सकते हो पढ़ने से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में जिसमें बच्चा सा को वॉस पढ़ रहा है और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है। सो आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन, दैट इज बी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव, ऑर्थोपेडिकली मीन्स रिलेटेड विद बोन्स। बोन्स जहाँ आ जाएंगी इट मीन्स मोटर स्किल्स की बात हो रही है बच्चे की, चाहे वो ग्रॉस मोटर स्किल्स हो या फिर फाइन मोटर स्किल्स। तो अगर ऐसा बच्चा जो जिसमें ऑर्थोपेडिक रूप से जो बिगड़ा हुआ है वो किस में आएगा। डिसग्राफिया, ग्राफ से रिलेटेड है, जो ग्राफ आप पेंसिल या पेन से बनाते हो, इट मीन्स लिखने से रिलेटेड है। कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, इट मीन्स वो कैलकुलेशन यानी कि मैथ से रिलेटेड है। या फिर डिस्थीमिया, थीमिया से टी समझ में आ रहा है, पर टी का साउंड आ रहा है, यानी कि तनाव, तनाव से रिलेटेड है। और या फिर डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया यानी पढ़ने से रिलेटेड है, तो ये किस में आएगा। कैलकुलिया ऑर्थोपेडिक है तो डिसकैलकुलिया तो बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज ये मैथ से रिलेटेड हो गया, तो हम इसे क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, डिसग्राफिया, डिस्ग्राफिया कह सकते हैं, बिकॉज हमने अभी इस पर चर्चा की थी कि डिसग्राफिया जो है वो डिस्प्रैक्सिया का एक पार्ट है, और डिस्प्रैक्सिया जो है वो मोटर स्किल से रिलेटेड होता है। मोटर स्किल से रिलेटेड चीज़ों में जब, क्योंकि पूरी बॉडी हमारी डिस्टर्ब है, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हो सकता है कि उसकी जो राइटिंग प्रॉब्लम है, हाथ भी हमारी मोटर स्किल्स में आएगा, फाइन मोटर स्किल्स में हाथ आते हैं, तो हाथों से अगर लिखने की दिक्कत आ रही है तो यानी कि वो डिसग्राफिया में आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे ऑप्शन दे देता है कि वहाँ पे डिस्प्रैक्सिया की जगह आपको हो सकता है डिसग्राफिया दे दिया जाए, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई है, तो डिस्प्रैक्सिया की जगह आपको डिसग्राफिया दे दिया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसग्राफिया इज़ द करेक्ट आंसर, तो फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड कॉज लर्निंग डिसेबिलिटी, इनमें से किस कारण से लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाती है। कल्चरल वेरिएशन, प्रीनेटल ड्रग यूज़, एप्टीट्यूड ऑफ टीचर्स और अपैथी शोन बाई पियर्स। किस वजह से मीन्स लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो आ जाती है, तो कह सकते हैं सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। प्रसव पूर्व दवा का उपयोग, यानी कि बच्चा जब गर्भ में रहता है, माँ के बच्चा जब गर्भ में रहता है और उस टाइम पे अगर जो है बहुत ज़्यादा ड्रग्स ली जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा ये दवाएं ली जाएं, मेडिसिन ली जाएं, तो ऑब्वियसली उनमें केमिकल्स होते हैं बहुत, तो अगर माता ने ले लिया है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, गर्भ में जो भी शिशु है उसको भी ये कुछ उसका इफेक्ट, उसके ऑब्वियसली ग्रोथ हो रही बच्चे की, तो वहाँ पे फ़र्क पड़ता है और इसके चलते लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ऑटिज्म, ऑटिज्म इज़ रिलेटेड विद, ऑटिज्म किससे रिलेटेड है। हिंदी में स्वलीनता में क्या शामिल होता है। ऑटिज्म में जैसे मैंने माय नेम इज़ खान का आपको एग्जांपल दिया था, शाहरुख खान का, जिसमें बच्चा जो है बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करता है लोगों से और अलग रहना चाहता है। सो देयर आर 4 ऑप्शन, विजुअल इम्पेयरमेंट और हाइपर एक्टिविटी, रिटार्टेड फिजिकल ग्रोथ या फिर इनएबिलिटी टू रिलेट टू अदर्स। तो बिल्कुल वो सोशल होना ही नहीं चाहता, तो इट मीन्स यहाँ पे 4th ऑप्शन करेक्ट होगा, इनएबिलिटी टू रिलेट टू अदर्स, बच्चा दूसरों से बिल्कुल संबंधित होना ही नहीं चाहता। नेक्स्ट 8th और क्वेश्चन देखेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी इन
मोटर स्किल्स कॉल्ड। मोटर स्किल्स, यह क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। मोटर स्किल्स अभी जैसे आगे हमने डिस्कस किया था पहले, थोड़ा सा डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया और डिसलेक्सिया या फिर डिस्पेजिया, देयर आर 4 ऑप्शन। डिस्कैल्कुलिया बिल्कुल नहीं होगा बिकॉज ये मैथ से रिलेटेड है। डिसलेक्सिया की बात करें जिसमें बच्चा लक्स है तो लुक्स पढ़ लेता है, तो ये रीडिंग से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। डिस्फेजिया जिसमें बच्चा फस की साउंड आ रही है, आप देख सकते हो, तो फस जिसमें बच्चा फस स्टैमरिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये भी नहीं होगा। और लास्ट में हमारा बचता है डिस्प्रैक्सिया, ये ऑब्वियसली मोटर स्किल से रिलेटेड है और जिसके अंदर आपका डिस्ग्राफिया यानी लिखने की भी डिसऑर्डर आ जाती है। तो ये दिस इज द 4th ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? इज़ अ वेरिएबल स्टेट, नीड नॉट इम्पेयर फंक्शनिंग, डज नॉट इम्प्रूव विद अप्रोप्रिएट इनपुट, या फिर इज़ अ स्टेबल स्टेट। सो लर्निंग डिसेबिलिटी को हम कह सकते हैं इट इज़ अ वेरिएबल स्टेट, ये एक वेरिएबल स्टेट है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्यों करेक्ट है भाई? क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था है जो वेरिएट करती रहती है, इट इज़ नॉट परमानेंट। ये आपकी परसेंट पे डिपेंड करती, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आपने इस पर वर्कआउट अच्छे से किया है तो अच्छे मीन्स ये कम हो सकती है, और अगर आप इतना ध्यान नहीं दे रहे हो तो ये मीन्स बढ़ती भी जाएगी और कभी फ्लक्चुएट होती रहती है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरिएबल स्टेट। तो फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं जल्दी से। रिड्यूसिंग द टाइम अलॉटेड टू कंप्लीट एन असाइनमेंट टू मेक इट coincide with time of attention and increasing this time in a phased manner will be best suited to deal with which of the following disorder। हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान के समय के साथ मेल खाने के लिए असाइनमेंट पूरा करने के लिए आवंटित समय, यानी आप किसी बच्चे को जो है असाइनमेंट जो है वो किसी को आप कम टाइम दे रहे हो सेम असाइनमेंट को करने के लिए, किसी को आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो सेम असाइनमेंट को करने के लिए, तो ये आप जनरली किस तरह के डिसऑर्डर में आप करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सो फर्स्ट पहला है डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर में, या फिर डिस्पेजिया में, या फिर सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर में, या फिर अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में। सो डिस्पेजिया में तो फंसने की प्रॉब्लम हो गई, सेंसरी इंटीग्रेशन में भी नहीं होगा बिकॉज ये हमारे सेंसेस से रिलेटेड है, डिस्ट्रप्टिव में नहीं होगा। 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी, क्योंकि इसमें हमने अभी समझा था कि इसमें बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस एक्टिव है, बच्चा एक जगह टिक करके बैठ ही नहीं रहा है, बिल्कुल अटेंशन उसका कम है। तो अगर कम है तो हम उसे ऐसे असाइनमेंट में ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे जिसमें वो मीन्स उसको ज़्यादा टाइम लगे उस चीज़ को करने में, सो दैट उसका अटेंशन बढ़ पाए। तो ऐसी कंडीशन में ADHD वाले जितने भी डिसऑर्डर होंगे उनमें आपको ये असाइनमेंट पूरा करने के लिए आपको कम टाइम या फिर ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है। सो 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैथड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। ऐसे बच्चे जो लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं उनको आप अगर एक अच्छे उनकी प्रोग्रेस कैसे हो रही सब इसको आप कैसे आप मॉनिटर कैसे करोगे? केस स्टडी, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, बिहेवियर रेटिंग स्केल, या फिर स्ट्रक्चर बिहेवियर ऑब्जर्वेशन। सो केस स्टडी में तो आप बाकी 3 ऑप्शन मैं कहूँगी कि ये लिमिटेड हो जाते हैं, लेकिन जो ये ऑब्जर्वेशन हमेशा आप इस चीज़ को एक कीवर्ड याद कर लीजिए कि जब भी ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ से रिलेटेड कोई भी बच्चा है और आपको उसकी प्रोग्रेस मॉनिटर करनी, तो बेस्ट तरीका जो होगा वो एक ऑब्जर्वेशन का तरीका होगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन आप एक मीन्स आज नहीं कल नहीं ऐसा नहीं है, ऑब्जर्वेशन आपको हमेशा करना होगा, पर डे करना होगा। तो ऑब्जर्वेशन इज़ अ गुड मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा आंसर 4, स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। डिस्कैल्कुलिया इज़ अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ डिस्कैल्कुलिया। कैलकुलिया जैसे कैलकुलेशन से पता चल रहा है, तो आप देखिए कोशिश करिए आंसर करने की। स्पीकिंग accurately, writing without committing mistakes, listening message properly, doing mathematical calculation। ऑब्वियसली जहाँ पे कैलकुलेशन से रिलेटेड आ गया तो इट्स नॉट अ बिग डील कि आप तुरंत समझ जाओगे कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। सो आंसर नंबर 4 विल बी करेक्ट। ये आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्थाइमिक डिसऑर्डर आर डिस्थाइमिक डिसऑर्डर। हिंदी में जब आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े वर्ड्स मिलते हैं जो कि प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम करते हैं, तो इंग्लिश वर्ड में ही अगर प्रोनाउंशिएट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन देख लेते हैं विषण मनस्कता बीमारियाँ इनमें से क्या हैं? मूड डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर, सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर, या फिर सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। सो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 4, दैट इज सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर जो है उन्हीं को हम डिस्थाइमिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। सो आंसर 4 विल बी करेक्ट। सो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 14।
द टर्म यूज टू डिस्क्राइब रीडिंग डिसेबिलिटी इज़, रीडिंग डिसेबिलिटी की बात की गई यानी बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम है उसके। सो ऑप्शन में है हमारे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया या फिर डिस्प्रैक्सिया। डिस्ग्राफिया की बात करें तो ये लिखने से रिलेटेड है, ग्राफ बीच में आ रहा है तो फिर ये नहीं होगा। डिसकैलकुलिया जो कि मैथ से रिलेटेड है, कैलकुलेशन से, तो ये भी नहीं होगा। डिस्प्रैक्सिया मोटर स्किल से रिलेटेड होती हैं तो ये भी नहीं होगा। और हमारे पास ऑप्शन बचता है डिसलेक्सिया जिसमें बच्चा लक्स है तो लुक्स पढ़ लेता है। सो आंसर 1 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं जल्दी से। द फर्स्ट पर्सन हु यूज द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी वॉज, इनमें से कौन है जिन्होंने लर्निंग डिसेबिलिटी का यूज टर्म का यूज़ सबसे पहले किया था। सो हमारे ऑप्शंस हैं स्किनर, सैमुअल किर्क, सिगमंड फ्राइड या फिर विल्हेम वुंट। सो ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें सही सैमुअल किर्क। सो ये जो हैं इन्होंने सबसे पहले लर्निंग डिसेबिलिटी वर्ड का यूज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 16, डिफ़िकल्टी इन रिकॉलिंग सीक्वेंस ऑफ लेटर। रिकॉलिंग, अब मैं अंडरलाइन कर देती हूँ उसे, ऑफ लेटर्स इन वर्ड एंड फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ विजुअल मेमोरी इज एसोसिएटेड विद। सो डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया या फिर डिस्प्रैक्सिया। शब्दों में अक्षर के क्रम को पढ़ने में, अक्षर के क्रम को बच्चे को पढ़ने में कठिनाई आ रही। रिकॉलिंग से आप, अगर आपको लग रहा है रीडिंग नहीं लिखा है डायरेक्ट वे में, तो आप हिंदी वर्जन देख सकते हैं, इसमें पढ़ना आ रहा है ये, तो रीडिंग से रिलेटेड है इट मीन्स। तो रीडिंग में जब भी प्रॉब्लम होगी, कैलकुलिया आपका ऑप्शन 2 नहीं हो सकता बिकॉज ये मैथ से रिलेटेड है। डिस्ग्राफिया आपका लिखने से रिलेटेड होता है, ग्राफ आ रहा है बीच में। डिस्प्रैक्सिया आपकी मोटर स्किल्स आ जाती हैं तो ये भी नहीं होगा। सो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 1 हो जाता है डिसलेक्सिया। दैट इज़, अभी हमने एग्जाम्पल जैसे देखा, लक्स का लुक्स पढ़ लेता है बच्चा, पढ़ने से दिक्कत है तो डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं जल्दी से। लर्निंग डिसेबिलिटी में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इस तरह के वर्ड जब भी आपको दिखे, नॉट, एक्सेप्ट, तो आप इसे अंडरलाइन कर दें ताकि आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। बिकॉज जल्दबाजी में क्या होता है, हम आप इसको ध्यान नहीं देते हैं और हमें आंसर आते हुए भी गलत कर देते हैं। सो इसे डेफिनेटली इसको ध्यान में रखिए, ये बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है लर्निंग डिसेबिलिटी में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से चारों ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन कौन है जिसके अतिरिक्त मीन्स जिसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी मीन्स नहीं होती। तीनों में 3 कोई ऑप्शन है जिनमें से होती है और एक में से नहीं होती, तो वो कौन से हमें पहचानना है। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं जल्दी से। सेरेब्रल डिसफंक्शन है जो कि ब्रेन से रिलेटेड है और ऑब्वियसली ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है तो हमें लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे को हो सकती है। सेकंड ऑप्शन है इमोशनल डिस्टर्बेंस। इमोशनल डिस्टर्बेंस में बच्चे का कैसा इमोशन है, वो सैड है, हैप्पी है या फिर एंग्री है, ये सारे इमोशन भी लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड हो सकते हैं। थर्ड है बिहेवियर डिस्टर्बेंस। बच्चे का बिहेवियर कैसा है, एग्रेसिव है या फिर थोड़ा हेजिटेटिव नेचर का है बच्चा, तो ये भी कहीं ना कहीं लर्निंग डिसेबिलिटी पे इफ़ेक्ट करता है। बट कल्चरल फैक्टर ऐसा है, कल्चरल फैक्टर जो है ये कहीं ना कहीं लर्निंग डिसेबिलिटी से अफेक्टेड नहीं होती है। कल्चर कैसा भी हो तो ये तीनों ऑप्शन में से लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है बट कल्चरल फैक्टर से नहीं हो सकती। सो दिस आंसर विल बी करेक्ट, आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 18, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स इज कॉल्ड। मोटर स्किल्स आ गई तो किससे रिलेटेड है ये? पहला ऑप्शन है हमारा डिस्प्रैक्सिया, कैलकुलिया या फिर डिसलेक्सिया या फिर डिस्फेजिया। कैलकुलिया नहीं होगा बिकॉज ये मैथ से रिलेटेड है। डिसलेक्सिया जो कि लक्स है, लुक्स है, तो ये आप कह सकते हो रीडिंग से रिलेटेड है तो ये भी नहीं होगा। और डिस्फेजिया की बात करें अगर हम, तो बच्चा जैसे फस के फेजिया वर्ड आ रहे, फस का आप साउंड निकाल सकते हो ट्रिक से थोड़ा, तो फस रहा है, स्टैमरिंग कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारे पास बचता है डिस्प्रैक्सिया जो कि मोटर स्किल्स में आ जाता है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, दैट इज़ आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी में से क्या कह सकते हैं हम इसे? इट इज़ अ स्टेबल स्टेट, वेरिएबल स्टेट, नीड नॉट इम्पेयर फंक्शनिंग, डज नॉट इम्प्रूव विद अप्रोप्रिएट इनपुट। इनमें से क्या है? सो स्टेबल नहीं कह सकते हैं बिकॉज लर्निंग डिसेबिलिटी को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परमानेंट हो गई और इसमें कुछ मीन्स क्योरेबल नहीं है, ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। इट इज़ अ वेरिएबल स्टेट, येस दिस इज़ राइट आंसर, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी परसेंट पे डिपेंड करती है, किसी में ज़्यादा होती है किसी में कम होती है, और डिपेंड करता है कि हम इस पर कितना वर्कआउट कर रहे हैं। डिसलेक्सिया अगर किसी बच्चे को है तो उसको रीडिंग से प्रॉब्लम है, तो जितनी ज़्यादा हम रीडिंग लगाएंगे तो उतनी जल्दी ये क्योर कर सकते हैं हम। डिस्ग्राफिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लिखने से दिक्कत हो रही बच्चे को, तो हम उसकी जितनी ज़्यादा उससे राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे तो उसकी वो भी सही हो सकती है, राइटिंग भी, तो ये वेरिएट करती रहती है। दैट इज़ वाई आंसर सेकंड विल बी करेक्ट। लर्निंग डिसेबिलिटी एक वेरिएबल स्टेट है। नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन। अ चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू जंप, साइकिल एंड रन, विच लर्निंग डिसेबिलिटी ही इज़ सफरिंग फ्रॉम। एक बच्चा है जो कि जिसको दौड़ने में, कूदने में या फिर साइकिल चलाने में और इन सब में दिक्कत होती है, तो वो किस लर्निंग डिसेबिलिटी
डिसेबिलिटी में आप रखोगे, देयर आर 4 ऑप्शन, डिस्प्रैक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया या फिर डिस्फेजिया। कैलकुलिया की बात करें तो कैलकुलेशन आ रही, मैथ्स से रिलेटेड है तो नहीं होगा। डिसलेक्सिया लुक्स तो ये रीडिंग से रिलेटेड हो गई, नहीं होगा। डिस्फेजिया स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, फंस रहा है बच्चा बोलने में, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास आ जाता है डिस्प्रैक्सिया, जो कि एक मोटर स्किल्स में आता है। मोटर स्किल्स में यानी कि हमारी पूरी बॉडी मूव कर रही, बच्चा जंप कर रहा है, बच्चा साइकिलिंग कर रहा है और या फिर वो रनिंग कर रहा है, तो पूरी बॉडी कहीं ना कहीं मूव हो रही है, तो एक मोटर स्किल्स की बात आ जाती है। और मोटर स्किल्स से रिलेटेड जब भी बात आएगी तो हमें कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी चूज़ करनी है, डिस्प्रैक्सिया। तो आंसर विल बी 1, दैट इज़ डिस्प्रैक्सिया। सो ये आज के कुछ 20 क्वेश्चंस थे और लर्निंग डिसेबिलिटी थी जो कि हमने देखी और कुछ प्रैक्टिस किया हमने। आई होप आप सबको समझ में आया हो और हमने जो प्रैक्टिस की। तो लाइक करते रहिए, शेयर का सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। आगे की जितनी भी वीडियोस आएंगे हमसे जुड़े रहिए, सो दैट आपकी भी अच्छी प्रैक्टिस होती रहे। और आने वाली वीडियोस में हम जितने भी साइकोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनको टॉपिक वाइज कवर करेंगे और साथ में कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू सो मच।